हमारे चैप्टर नंबर 16 ऑडिट में फॉरेंसिक ऑडिट थर्ड यूनिट है, उसका हम ऑडिट ये ऑडियो बना रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे क्या डेफिनेशंस आ जाते हैं। डेफिनेशंस में सबसे पहले फॉरेंसिक की डेफिनेशन हमारे को याद रखनी है कि ये जो फॉरेंसिक वर्ड है ये आ रहा है लैटिन वर्ड से, और लैटिन वर्ड में उस वर्ड क्या है, हमारा लैटिन वर्ड वो है फॉरेंसिस। ठीक है, मतलब कि सिर्फ आखिरी के सी की जगह एस लगा दिया है तो फॉरेंसिस हो गया है। और फॉरेंसिस का मतलब क्या होता है हमारे क्या, ऑफ और बिफोर द फॉरम, मतलब कि या तो ऑफ हो या बिफोर द फॉरम हो। और इसमें इसका मतलब क्या होता है, ये इट इज रिलेटिंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड रिलेटिंग टू द यूज ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी। ठीक है, इट इज रिलेटिंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड रिलेटिंग टू द यूज ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी। फिर आगे हमारा फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या होता है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग कुछ नहीं होती है, जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं किस किस चीज का, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स का, तो एक हमारी स्पेशलिटी क्रिएट हो जाती है, वो होती है फॉरेंसिक अकाउंटिंग। ठीक है, मतलब कि तीन चीजों का जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तब हमारा को फॉरेंसिक अकाउंटिंग हुआ। क्या क्या, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स। फिर आके हमारा फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, फॉरेंसिक ऑडिट जो होता है वो एग्जामिनेशन होता है किस चीज का, ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरव्यू ऑफ पीपल टू एक्सट्रैक्ट द एविडेंस, ताकि कि हम एक्सट्रैक्ट कर सकें एविडेंस को। फिर आगे हमारा फ्रॉड ऑडिटिंग। फ्रॉड ऑडिटिंग में क्या होता है हमारे एक, इन अ फ्रॉड ऑडिट वन सर्चेस फॉर द पॉइंट वेयर द नंबर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैच, मतलब कि जहां पे कि ये जो ये इन फ्रॉड ऑडिट जो होता है वो एक पर्सन जो होता है वो सर्च कर रहा होता है ऐसे पॉइंट के लिए जहां पे कि नंबर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो मैच करें। ठीक है, मैश मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस आ जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिफरेंस आ रहा हो, कुछ नंबर्स में डिफरेंस आ रहा हो, तो वो हो गया फ्रॉड ऑडिटिंग। ताकि कि कुछ नंबर्स के थ्रू हमने कुछ फ्रॉड किया हो, तो नंबर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां पे कि मैश करेंगे वहां पे हम कहेंगे कि ये फ्रॉड ऑडिट हुआ है। और फ्रॉड ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, ये याद रखना है। फ्रॉड ऑडिटिंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शंस एंड नॉट टू फिगर आउट हाउ दे वर क्रिएटेड, मतलब कि जो फ्रॉड ऑडिटिंग है वो यूज किया गया है क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शंस को, एंड नॉट टू फिगर आउट हाउ दे वर क्रिएटेड। फिर आगे हमारा रेड फ्लैग्स होते क्या है, हमारे रेड फ्लैग्स साइन होते हैं। हमारे इसमें तीन कीवर्ड्स हैं हमारे, क्या रेड फ्लैग जो होते हैं वो साइन होते हैं जो कि किस चीज के, इम्पेंडिंग डेंजर या फिर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के, मतलब कि ये जो होते हैं रेड फ्लैग ये साइन होते हैं इम्पेंडिंग डेंजर के या फिर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के। रेड फ्लैग्स डू नॉट नेसेसरली इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड। रेड फ्लैग्स आर क्लासिफाइड इन categories such as financial performance red flag, accounting system red flags, operational red flags and behavioral red flags। मतलब कि रेड फ्लैग्स जो होते हैं वो चार तरीके के हो सकते हैं, क्या क्या, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अकाउंटिंग सिस्टम, ऑपरेशनल एंड बिहेवियरल। ठीक है, ऑपरेशनल एंड बिहेवियरल मतलब कि क्या हो गया हमारा, ये रेड फ्लैग्स जो हो सकते हैं वो बोफा कैटेगरीज में किए गए हैं। बोफा क्या हो गया हमारा, बी से हो गया बिहेवियरल, ओ से हो गया ऑपरेशनल, एफ से हो गया फाइनेंशियल और ए से हो गया हमारा अकाउंटिंग। फिर आगे हमारा ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन अकाउंटिंग या फिर फॉरेंसिक ऑडिट, मतलब कि देख जहां पे भी फॉरेंसिक अकाउंटिंग वर्ड यूज किया गया है वहां पे हम फॉरेंसिक ऑडिट को भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो हमारा इसमें सीधा हम उस पर आ जाते हैं कि हमारा ये इसी के ऊपर एक क्वेश्चन नंबर 18 है वो भी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि एक हमारे को दे रखा है कि एबीसी लिमिटेड जो है वो लिमिटेड कंपनी है, 50 करोड़ रुपए की है, और उसमें नीचे भी दे रखे हैं फिगर्स ही दे रखी हैं, वो फिगर्स तो सारी बेकार हैं। हमारे को डायरेक्ट आखिरी लाइन पे आ जाना है कि एडवाइस करो मैनेजमेंट को अबाउट द डिफरेंस इन फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड ऑडिट, मतलब कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है या फिर फॉरेंसिक ऑडिट में क्या डिफरेंस है और असलियत के ऑडिट में क्या डिफरेंस है। तो हमारे को ये बताना है कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग और ऑडिट में हमारा क्या अंतर है। ठीक है, तो हमारे को ये बताना है सबसे पहले क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव, कि हमारा अदर ऑडिट्स में ऑब्जेक्टिव होता है क्या करने के लिए, एक्सप्रेस करना एक ओपिनियन एज टू ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, और फॉरेंसिक ऑडिटिंग में वेदर फ्रॉड हैज टेकन प्लेस इन बुक्स या फिर नहीं। फिर टेक्निक्स जो होती है यहाँ पे सब्सटेंसिव एंड कंप्लायंस, सैंपल बेस्ड होती है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव होती है और डेप्थ चेकिंग हो रही होती है। फिर पीरियड जो होता है वो नॉर्मली फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड होता है, लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट में कोई भी ऐसी लिमिटेशन नहीं होती है। फिर आगे हमारा फॉरेंसिक स्टॉक एस्टिमेशन, रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स, प्रोविजंस, लायबिलिटी एक्सेट्रा, मतलब कि रिलाइज ऑन द मैनेजमेंट सर्टिफिकेट या फिर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। हम और अदर ऑडिट में क्या करते हैं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी रिलाई कर लेते हैं। किस किस केस में, अगर हमारे को ये आइडेंटिफाई करना हो, वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक करना हो, एस्टिमेशन ऑफ रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स करना हो, प्रोविजंस करना हो, लायबिलिटीज हो, मतलब कि अगर कोई रिलाइजेबल
रिलायजेबल एस्टिमेशन लेना हो, रिलायजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स का, या फिर वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स के लिए, तो हमारे को अकाउंटिंग में हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे को इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है, वेरिफिकेशन ऑफ सस्पेक्टेड एंड वेयर मिस अप्रोप्रिएशन इज सस्पेक्टेड, और हमारे को सेलेक्टेड आइटम्स का ही सिर्फ और सिर्फ ऑडिट करना होता है जहां पे कि मिस अप्रोप्रिएशन सस्पेक्टेड है। फिर हमारा क्या, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, मतलब जैसे कि कॉन्टेक्ट्स एक्सेट्रा, ये यूज किए जाते हैं टू वाउच दी अरिथमेटिक एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस विद प्रोसीजर्स। यहाँ पे रेगुलेटरी एंड प्रोप्राइटरी ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होता है वो एग्जामिन किए जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे रेगुलेटरी एंड प्रोप्राइटरी ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो एग्जामिन किए जाएंगे। फिर आगे हमारा एडवर्स फाइंडिंग्स इफ एनी, की अगर कोई एडवर्स फाइंडिंग्स है, यहाँ पे नेगेटिव ओपिनियन या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ पे लीगल डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रॉड का इम्पैक्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ परपेट्रेटर्स डिपेंडिंग ऑन स्कोप। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है, लीगल डिटर्मिनेशन किया जाता है फ्रॉड के इम्पैक्ट का, कि क्या लीगल डिटर्मिनेशन होगा फ्रॉड का, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, फिर आगे हमारा कि वो वाई द नीड, फिर आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 वो क्या कहता है, वो वाई द नीड फॉर द फॉरेंसिक ऑडिट अराइजेस। देखो सिंपल सी बात है, क्या नीड हो सकता है कि फॉरेंसिक ऑडिट अराइज किस नीड की वजह से करे, तो चार चीजें बता रखी हैं। फ्रॉड डिटेक्शन की वजह से हमारे को फॉरेंसिक ऑडिट करवाना पड़ सकता है, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स की वजह से हमारे को फॉरेंसिक ऑडिट करवाना सकता है, फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए हमारे को फॉरेंसिक ऑडिट करवाना पड़ सकता है, एंड प्रोवाइडिंग द एक्सपर्ट टेस्टिमनी के वजह से भी हमारे को फॉरेंसिक ऑडिट करवाना पड़ सकता है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे चार, फ्रॉड डिटेक्शन, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, फ्रॉड प्रिवेंशन एंड प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट टेस्टिमनी। फिर हमारा क्या, फ्रॉड डिटेक्शन में क्या है हमारा, इन्वेस्टिगेटिंग एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल एविडेंस, डिटेक्टिंग फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड ट्रेसिंग द मिस अप्रोप्रिएटेड फंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और ट्रेस कर रहे हैं मिस अप्रोप्रिएट फंड्स को। और कंप्यूटर फॉरेंसिक में क्या कर रहे हैं हम, डेवलपिंग कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशंस, हमने क्या किए हैं, कुछ एप्लीकेशंस बना ली हैं कंप्यूटराइज्ड, क्या करने के लिए, असिस्ट करने में, वो असिस्ट करने के लिए रिकवरी, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल एविडेंस। फिर आगे हमारा फ्रॉड प्रिवेंशन, कि हम फ्रॉड को क्यों प्रिवेंट करना चाहेंगे, या फिर हम फॉरेंसिक ऑडिट के थ्रू कैसे फ्रॉड प्रिवेंशन करेंगे। आइदर रिव्यूइंग इंटरनल कंट्रोल्स, हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है इंटरनल कंट्रोल्स को रिव्यू कर रहे हो, या फिर प्रोवाइड कर रहे हो कंसल्टेशन इन डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स फ्रेमवर्क अलाइंड टू एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्क प्रोफाइल भी होना चाहिए। मतलब कि दो चीजें हो गई, या तो हम वो फॉरेंसिक ऑडिट में रिव्यू कर रहे होते हैं इंटरनल कंट्रोल्स को, या फिर कंसल्टेशन दे रहे होते हैं किस चीज में, इन डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एन इंटरनल कंट्रोल। तो इस वजह से हमारा क्या है, फ्रॉड प्रिवेंशन भी हो सकता है। फिर हमारा क्या, प्रोवाइड एक्सपर्ट टेस्टिमनी। अब एक्सपर्ट टेस्टिमनी मतलब कि कोई हमारे पास आएगा, हम हमारे से कहेगा कि भैया एक काम करो, एक्सपर्ट एडवाइस से, हम एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे हैं एक तरीके से, तो एक तरीके से हम असिस्ट कर रहे हैं इन लीगल प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग टेस्टिमनी इन कोर्ट एज एन एक्सपर्ट विटनेस। हम एक्सपर्ट विटनेस की तरीके से भी जा सकते हैं फॉरेंसिक ऑडिट करने के बाद। अब ये बात है कि हु रिटेन्स फॉरेंसिक ऑडिटर्स, या फिर हु टेक्स हेल्प ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटर्स, की कौन कौन हम फॉरेंसिक ऑडिटर्स की हेल्प लेते हैं। तो कौन कौन हो सकते हैं, लॉयर्स, पुलिस फोर्स, बैंक्स, कोर्ट्स, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज एंड एजेंसीज एंड बिजनेस कम्युनिटीज। ठीक है, हमारे क्या क्या हो गया, देख सिंपल सी बात है, हमारे को याद रखना है इस तरीके से कि देखो सबसे पहले बैंक में कोई फ्रॉड हुआ तो पुलिस आई तो फिर जो वो पुलिस आई, उसके बाद पुलिस आने के बाद लॉयर्स आए, लॉयर्स ने क्या किया, जो चोरी हुई थी वो क्या हुई थी, चोरी हुई थी गवर्नमेंट का कुछ स्टॉक रखा था वो चोरी हो गई थी, तो गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज एंड एजेंसीज, और स्टॉक चोरी हुई तो इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ा, और इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ा तो बिजनेस कम्युनिटी में बात फैल गई। ठीक है, फिर आगे हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटर्स क्या है हमारे, कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेंसिक ऑडिटर्स का। तो हमारे को एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है कि ये फॉरेंसिक ऑडिटर्स होते हैं ये रिजॉल्व कर देते हैं मैटर्स कैसे, बाय कंबाइनिंग द अकाउंटिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस with respect to fraud prevention, fraud detection and risk management। ठीक है, ये होते हैं, ये क्या करते हैं, ये रिजॉल्व कर देते हैं मैटर्स कंबाइनिंग, कैसे कंबाइन करते हैं अकाउंटिंग नॉलेज को एंड एक्सपीरियंस को विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड प्रिवेंशन, फ्रॉड डिटेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट। फिर आगे हमारा वो, और ये क्या करते हैं, प्रोफेशनल बॉडी जो होती है वो प्रोवाइड करती है एक्सपर्टीज एंड लिटरेचर इन दिस फास्ट ग्रोइंग फील्ड, असाइनमेंट विद रेगुलेटरी एजेंसीज लाइक सेबी, आरबीआई, ईओडब्ल्यू एक्सेट्रा। ये सब तो बेकार है, एविडेंस कलेक्शन एंड एनालिसिस बेकार है। फिर आगे हमारा सर्विसेज रेंडर्ड बाय फॉरेंसिक ऑडिटर्स है। अब क्या है कि हमारे कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो रेंडर की जाती हैं फॉरेंसिक ऑडिटर्स के द्वारा। तो इसमें सबसे पहले आ गया हमारा को कि जैसे मान लो कि कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए या फॉरेंसिक ऑडिटर को बुलाया गया, तो फॉरेंसिक ऑडिटर को बुलाया गया कि मान लो कि कैश चोरी हो गया है बैंक में से, तो हम क्या करेंगे, क्राफ्ट करेंगे क्वेश्चंस की जो भी कि हमारे मतलब पूछे जाने चाहिए, मतलब कि वो क्राफ्टिंग क्वेश्चंस टू बी पोस्ट। दूसरा क्या है हमारा, रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस पोस्ट। तो अब क्या कर रहे हैं, जब क्वेश्चंस बना रहे हैं तो हम ये सोच रहे होंगे कि
कि इसके आंसर्स क्या होंगे, तो हम खुद ही खुद बना भी रहे हैं और फिर रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं उनको। तो क्राफ्टिंग क्वेश्चंस टू बी पोस्ट, फिर दूसरा हो गया हमारा रेस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस पोस्ट, जो क्वेश्चंस पोस्ट किए गए हैं वो हमने उनको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। फिर हमारा तीसरा क्या होगा, हमारा हम डॉक्यूमेंट्स मानेंगे, सिंपल सी बात है, तो आइडेंटिफाइंग द डॉक्यूमेंट्स टू बी रिक्वेस्टेड। और चौथा हो गया हमारा आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल्स टू बी मोस्ट नॉलेजेबल ऑफ द फैक्ट्स, कि अब जैसे बैंक का मैनेजर है उसे सब कुछ पता रहता है, तो हमारे को ये आइडेंटिफाई करना है कि किस इंडिविजुअल के पास क्या हम चपरासी के पास जाएंगे, हाँ जा सकते हैं, बट लेकिन क्या हम उस गार्ड के पास जाएंगे जो बाहर खड़ा रहता है, अरे भैया वो तो बाहर सिगरेट पी रहा था, उसे क्या मतलब कि अंदर क्या हुआ कैसे हुआ, तो हम उसके पास नहीं जाएंगे। तो हमारे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इंडिविजुअल्स टू बी मोस्ट नॉलेजेबल ऑफ द फैक्ट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे भैया, अब क्या होगा, इंडिविजुअल्स आ गए, डॉक्यूमेंट्स आ गए हमारे पास, तो जो डॉक्यूमेंट्स आए होंगे उनमें से तो इवेल्युएट करेंगे हम प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स को। एंड इन्फॉर्मेशन फॉर कंप्लीटनेस, की क्या ये कि कहीं कुछ लैक तो नहीं हो रहा है, बीच में कहीं ना कहीं कोई बातें इसकी अधूरी तो नहीं है, ताकि कि पता चल सके। फिर आगे हमारा और फिर क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स को, कि जो पर्सन हमने इंडिविजुअल्स को मंगाए थे तो कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स या इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो हम उन्हें एनालाइज करेंगे, प्रोड्यूस्ड क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे प्रोड्यूस्ड डॉक्यूमेंट्स को, वो इवेल्युएट तो कर रहे होंगे प्रोड्यूस्ड डॉक्यूमेंटेशन को एंड इन्फॉर्मेशन को, एनालाइज कर रहे होंगे प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड्स को एंड इन्फॉर्मेशन को फॉर द फैक्ट्स। और आखिरी में क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड प्रिजर्व करके रख लेंगे की एविडेंसेस को। और फिर हम क्या करेंगे, वो प्रोवाइडिंग करेंगे, फिर हम क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स एंड एक्सपर्ट विटनेस भी करेंगे, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स एंड विटनेस भी करेंगे। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये पूछा गया है कि व्हाट आर द एरियाज विद द सर्विसेज ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स या फिर ऑडिटर्स आर जनरली रिक्वायर्ड, मतलब कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे कि फॉरेंसिक ऑडिटर या फिर फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स की सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं। तो हमारे को सिंपल सी बात याद रखनी है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के वक्त जरूरी होता है, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस के केस में चाहिए होता है, आर्बिट्रेशन सर्विस के केस में चाहिए होता है, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एंड रिस्क कंट्रोल या रिव्यूज के लिए चाहिए होता है, सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए चाहिए होता है, और डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए चाहिए होता है। इसको हमारे को कहानी को याद कैसे रखना है कि एक प्रोफेशनल था, वो क्या किया, आर्बिट्रेशन सर्विस लेने के लिए गया, अब उसका वहां पे हो गया मर्डर हो गया, मतलब कि क्रिमिनल हो गया, मतलब कि क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई वहां पे। अब क्या हुई, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई और साथ में उसके घर वालों ने क्या कहा कि इंश्योरेंस क्लेम ले लेते हैं उसका, मतलब कि इंश्योरेंस क्लेम का सेटलमेंट हुआ। और फिर बाद में पता चला तो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन बैठी और उसके बाद फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसका ना अपने भाई से डिस्प्यूट था, तो उसकी वजह से उस प्रोफेशनल का मर्डर हुआ था। तो हो गया, हमारे को सारी चीजें याद हो गई हमारे इसमें, इस कहानी में। अब आ गया हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 20 में एक बीआर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसमें ये बता रखा है कि मिस्टर तिवारी जो है वो सीमेंट के बैग जो है वो रेट बढ़ जाते हैं जैसे मिस्टर तिवारी अपॉइंट होते हैं। तो अब मिस्टर तिवारी अपॉइंट हुए हैं, लेकिन अब मैनेजमेंट को ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या क्या पॉइंट्स को रखे अपने दिमाग में, जबकि कि वो एक फॉरेंसिक ऑडिटर को अपॉइंट करे। तो हमारे को यहाँ पे आंसर में ये दे रखा है कि जब भी, मतलब कि वाइल अपॉइंटिंग ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटर, जो मैनेजमेंट है ऑफ बीआर कंस्ट्रक्शन की, वो इनिशियली क्या करेगा, कंसीडर करेगा वेदर द फॉर्म हैज द नेसेसरी स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू एक्सेप्ट द वर्क। सबसे पहले तो वो क्या देखेगा, मतलब कि स्टेप 1 हमारा ये हो गया कि जो अपॉइंट करते वक्त फॉरेंसिक ऑडिटर को, मैनेजमेंट ऑफ बीआर कंस्ट्रक्शन मस्ट इनिशियली कंसीडर वेदर कि फर्म के पास रेक्विजिट स्किल एंड एक्सपीरियंस है एक्सेप्ट करने का वर्क। और ठीक है, ये हो गया अगर हम किसी फर्म को एक तरीके से एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, और फॉरेंसिक ऑडिटर अब उसके अंदर का कोई पार्टनर होगा, तो हमारे को ये देखना है कि जो फॉरेंसिक ऑडिटर है वो उसको नेसेसरली पोजेस करनी चाहिए फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्किल्स। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्किल्स दे रखे हमारे 16.60 पेज पे। तो हमारे क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या हो सकती है हमारी, एक तो ये चाहिए हमारा वो बंदा है ये, एक तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, स्केप्टिसिज्म होनी चाहिए उसके अंदर, डिस्क्रिशन होना चाहिए, मतलब कि अपनी डिस्क्रिशनरी पावर होनी चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए लड़का, और डिटेल ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब कि डिटेल ओरिएंटेड होना चाहिए, और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उसके अंदर, मतलब कि ऐसे नहीं कि सुस्त सा बंदा भेज दिया जाए, नहीं, एक तो क्यूरियस होना चाहिए, डिटेल ओरिएंटेड होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसके अंदर, डिस्क्रिशन होनी चाहिए, स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो ये इन सारी की सारी चीजों को सुन के ऐसा लगता है कि जैसे किसी एक पालतू डॉग की बात कर रहे हो। तो पालतू डॉग में क्या हो गया कि स्केप्टिसिज्म होता है कि हमेशा वो उसकी आंख खुली रहती है, सोते सोते भी वो एक आंख से खोल के रखता है, तो मतलब कि स्केप्टिसिज्म हो गया। दूसरा क्या होता है हमारा, वो क्यूरियस होता है, वो कोई भी नई चीज आती है तो आते ही पहले सूंघ लेता है, ठीक है। फिर तीसरा होगा हमारा डिटेल ओरिएंटेड, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलीथीन आई और उसने देखा तो देख के रह जाएगा, नहीं, उसे पहले फाड़ेगा, तो मतलब कि डिटेल ओरिएंटेड होता है। फिर जो डॉग होता है वो क्रिएटिविटी भी होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि वो
कि ऐसे क्रिएटिव क्यों होता है, क्योंकि वो चाहे उस पर कितना भी गुस्सा हो रहा हो, उससे बाद में वो इस ऐसा मुंह बनाता है कि उस पर प्यार आने ही लग जाता है हमारा। और छठा हो गया हमारा वो डिस्क्रिशन, मतलब कि उसकी अपनी डिस्क्रिशन होती है कि वो क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा। और आखिरी में हो गया हमारा वो कॉन्फिडेंट होता है हमेशा, जो डॉग होता है वो हमेशा कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंटली भौंकता है। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारे स्किल्स। अब भैया उसमें ऐसा स्किल्स क्या होती हैं, तो देख आजकल के जो कुत्ते हैं ना वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गए हैं, मतलब कि वो टीवी देखने लगे हैं। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स, मतलब कि वो डेटा एनालिटिक्स भी करते हैं, डेटा को भी एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, वो मोबाइल में बैठे हुए देखते रहते हैं, वो डेटा को एनालाइज कर लेते हैं। मतलब कि अब अगर मैं क्रिमिनोलॉजी, मतलब कि जैसे देखा नहीं है, फौजी कुत्ते जो होते हैं वो क्रिमिनोलॉजी में भी काम आते हैं। ठीक है, और उनके अंदर एक इन्वेस्टिगेटिव टेक्नोलॉजीज होती हैं। ठीक है, और एविडेंस गैदरिंग, मतलब कि अगर मान लो कोई चीज खो जाए तो वो ढूंढ के ला देते हैं कुत्ते जल्दी से, तो मतलब कि एविडेंस गैदरिंग कर लेते हैं। और तीसरा क्या हो गया हमारा, एक और आखिरी में हो गया लीगल फ्रेमवर्क, मतलब कि क्या होता है ये लीगली, और ये जो ये डॉग्स हैं ये लीगली अलाउड होते हैं घर में रहने के लिए। ठीक है, मतलब कि ये जो होते हैं वो डॉग्स लीगली अलाउड होते हैं। तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और स्किल्स क्या क्या हो गए, सबसे पहले हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई, मतलब कि देख सबसे पहले हमारा क्या है, डॉग एक क्यूरियस होता है। दूसरा क्या होता है हमारा, वो उसके अंदर स्केप्टिसिज्म होती है, मतलब कि हमेशा जागरूक टाइप रहता है। ठीक है, उसके बाद वो क्रिएटिव भी होता है, डिटेल ओरिएंटेड होता है। उसके बाद क्या करता है वो, उसकी क्रिएटिव होता है। फिर हमारा डिस्क्रिशन होती है अपनी कि वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, और कॉन्फिडेंट होता है। और उसके अंदर स्किल्स क्या क्या होती हैं, एक तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आजकल के डॉग जो होते हैं वो टीवी देखते हैं। फिर डेटा एनालिटिक्स हो गए, क्रिमिनोलॉजी में भी काम आते हैं। लीगल फ्रेमवर्क होता है, फिर इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स भी होती हैं, सूंघ सूंघ के ले आते हैं, और सूंघ सूंघ के क्या लेकर आते हैं, एविडेंस गैदर कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे हमारा वो प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटिंग या फिर फॉरेंसिक अकाउंटिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 17 बेस्ड है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 ये बता रहा है हमारा कि इनमरेट द स्टेप्स टू बी अंडरटेकन इन केस ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट प्रोसेस, की फॉरेंसिक ऑडिट के प्रोसेस के वक्त हमारे को क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो सबसे पहले हमारा इनिशियल वो क्या है, इनिशियलाइजेशन। फिर दूसरा स्टेप हो गया डेवलप द प्लान। फिर तीसरा स्टेप हो गया ऑब्टेन करो रेलेवेंट एविडेंस। फिर करेंगे हम परफॉर्म करेंगे एनालिसिस। पांचवा स्टेप हो गया हमारा रिपोर्टिंग। और छठा स्टेप हो गया हमारा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स। ठीक है, हमारा अब पहले स्टेप के अंदर हमारे को क्या याद रखना है कि जब भी हम इट इज ऑफन यूजफुल टू कैरी आउट ऑफ, इनिशियलाइजेशन में क्या लिखना है हमारे को कि इट इज ऑफन यूजफुल टू कैरी आउट अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कीवर्ड है, प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ अ डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन। हमारे को जब हम डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन बना रहे हैं उससे पहले एक प्रिलिमिनरी हमारे को वो बना लेनी चाहिए, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट हो गया हमारा स्टेप 2 हो गया डेवलप अ प्लान। डेवलप अ प्लान में हम क्या कर रहे होंगे, सेट आउट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड एंड द मेथोलॉजी टू बी यूटिलाइज्ड टू अकम्प्लिश दी सेट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हमारे को एक तो ऑब्जेक्टिव सेट करना है और ये डिटरमाइन करना है कि हम कौन सी मेथोलॉजी को यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे क्या करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए दी सेट ऑब्जेक्टिव। फिर आगे हमारा वो ऑब्टेन करेंगे हम रेलेवेंट एविडेंस से। ठीक है, तो मतलब कि क्या होता है रेलेवेंट एविडेंस ऑब्टेन करना है हमारे को, तो इसमें क्या होता है ये इन्वॉल्व क्या कर सकता है, दिसमें इन्वॉल्व लोकेटिंग डॉक्यूमेंट्स, की हमारे को डॉक्यूमेंट्स लोकेट करने पड़ सकते हैं। इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, कोई इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन हो वो हमारे को लोकेट करनी पड़ सकती है। इस एसेट्स को भी लोकेट करना पड़ सकता है हमारे को, या फिर पर्सन या पूरी कंपनी को लोकेट करना पड़ सकता है कि हो सकता है कोई कंपनी हिडन टाइप की सी हो, या फिर एनी अदर एक्सपोर्ट, या फिर प्रूफ ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। या फिर हमारे को क्या ढूंढना है, हमारे को लोकेट करना है किसी और एक्सपर्ट को भी लोकेट करना पड़ सकता है, या फिर हमारे को क्या करना पड़ सकता है प्रूफ ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट को भी लोकेट करना पड़ सकता है। तो मतलब क्या हो गया, इसमें हमने कई बार लोकेट किया है, मतलब कि बट हमारे को याद इसी तरीके से लोकेट हम क्या क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को करेंगे, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को करेंगे, एसेट्स को करेंगे, एक पूरी की पूरी पर्सन को करेंगे, कंपनी को करेंगे, अनदर एक्सपोर्ट को करेंगे, या फिर प्रूफ ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट को करेंगे। फिर चौथा स्टेप आ जाता है परफॉर्म द एनालिसिस। इसके ऊपर एक अलग से स्पेसिफिक क्वेश्चन भी है जो मई 19 में आया हुआ है, क्या है वो, स्पेसिफाई वेरियस एनालिसिस विच माइट have to be carried out by you to arrive at the results as a forensic auditor। तो क्या है हमारे को क्या क्या एनालाइज करना पड़ेगा, क्या क्या वेरियस एनालिसिस हैं। तो परफॉर्म द एनालिसिस में हमारे को क्या करना है, द एक्चुअल एनालिसिस परफॉर्म विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द असाइनमेंट एंड मे इन्वॉल्व। पहली बात तो जो एक्चुअल एनालिसिस हम करते हैं वो डिपेंड किस पे करेगा, हमारा डिपेंड करेगा अपॉन द नेचर ऑफ असाइनमेंट की किस टाइप का असाइनमेंट है मेरा, एंड इन्वॉल्व कर सकता है। सबसे पहला क्या होगा हमारा कैलकुलेटिंग इकोनॉमिक डैमेजेस की, हमारे को कैलकुलेट करना पड़ सकता है इकोनॉमिक डैमेजेस को, समराइज करना पड़ सकता है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को, परफॉर्म करना पड़ सकता है ट्रेसिंग ऑफ एसेट्स,
ठीक है, हम परफॉर्म क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं परफॉर्म कर सकते हैं रिग्रेशन या फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं, और यूटिलाइज कर सकते हैं चार्ट्स एंड ग्राफिक्स को टू एक्सप्लेन दी एनालिसिस। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारा स्टेप 5 में रिपोर्टिंग, मतलब कि इशूइंग एन ऑडिट रिपोर्ट इज द फाइनल स्टेप ऑफ अ फ्रॉड ऑडिट। द ऑडिटर्स विल इंक्लूड इंफॉर्मेशन डिटेलिंग द फ्रॉडलेंट एक्टिविटी इफ एनी हैज बीन फाउंड। मतलब कि हमारे को इसमें 3 चीजें याद रखनी है कि एक तो जो रिपोर्टिंग है वो हमारी फाइनल स्टेप है, ठीक है, फाइनल स्टेप होता है। दूसरा, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी जो हमने क्या किया, फाइंड करी है, वो ऑडिटर क्या है उसकी डिटेल देगा। तीसरा क्या है कि अगर कोई फ्रॉडस्टर है कोई, और हमारे को साथ में ये भी डिस्कस करना पड़ेगा कि जो फ्रॉडस्टर है उसने किस तरीके से सेटअप किया था फ्रॉड स्कीम को, किस तरीके से उसने उस वारदात को वो दिया था, इल्जाम दिया था। ठीक है, फिर आगे हमारा स्टेप 6 कोर्ट प्रोसीडिंग्स। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए में क्या कह रहा है, द इन्वेस्टिगेशन इज लाइकली टू लीड टू अ लीगल प्रोसीडिंग्स, कि अगर मान लीजिए अब हमने बताया कि ऊपर रिपोर्टिंग में क्या हो रहा है कि कोई ना कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो रही होगी तो उसकी डिटेल देनी है ऑडिटर को, ठीक है, अपनी रिपोर्ट के अंदर। अब आएगा हमारा जब कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो रही है तो सीधी सिंपल सी बात है कि कोई ना कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी करनी होगी हमारे को, तो इन्वेस्टिगेशन इज लाइकली टू लीड टू लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द सस्पेक्ट एंड मेंबर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव टीम विल प्रोबेबली बी इन्वॉल्व इन एनी रिजल्टेंट कोर्ट केस। ठीक है, मतलब क्या हो गया, जो इन्वेस्टिगेशन है वो लाइकली टू लीड टू प्रोसीडिंग्स है, हमें पता ही है कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स होनी लाजमी है अगेंस्ट द सस्पेक्ट। किसके लीगल प्रोसीडिंग्स किसके अगेंस्ट में होगी, सस्पेक्ट के अगेंस्ट में, एंड द मेंबर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव एंड और नहीं सिर्फ और सिर्फ सस्पेक्ट के अगेंस्ट में की जाएगी। और जो मेंबर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव टीम होंगे वो क्या करेंगे, वो विल प्रोबेबली बी इन्वॉल्व इन एनी रिजल्टेंट कोर्ट केस, और जो वो कोर्ट केस में भी ये टीम मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव टीम है, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहेगी कोर्ट केस में भी। फिर आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 बेस्ड है फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 है ब्रीफली मेंशन दी फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक्स। तो हमारी फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक्स में एक तो ये चार्ट सा बना रखा है, ये चार्ट में तो कुछ खास है नहीं, ठीक है, बस हमारे को ये याद रखना है कि 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली, एनालिटिकल स्टेप होते हैं, टेक्नोलॉजिकल स्टेप होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव स्टेप्स होते हैं। ठीक है, और कुछ चार्ट्स वैसा कुछ खास है नहीं, हमारे को मेन तो फोकस करना है टेक्निक्स के ऊपर कि क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। तो टेक्निक्स का जो शॉर्टकट है वो ये है कि गैस पे जीएसटी और सीएसटी काट लो, कि जो हमारी गैस घर पे आ रही है उसमें से क्या क्या काट लो, जीएसटी और सीएसटी काट लो। काट क्या है, सीएएटी, मतलब कि वो कंप्यूटराइज्ड जो टेक्निक्स नहीं होती हैं, वो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटेड टेक्निक्स है, उन्हें काट लो, और साथ में डेटा को लेबोरेटरी में भेज दो, और क्या करो, और जो उसका डेटा निकल के आता है उसको लेबोरेटरी में भेज दो चेकिंग कराने के लिए। ठीक है, तो मतलब कि गैस पे जीएसटी और सीएसटी काट लो और डेटा को लेबोरेटरी में भेज दो। तो क्या होगा हमारा, सबसे पहले आ गया गैस। गैस क्या है हमारा, गैस कुछ नहीं है, गैस हो गया हमारा जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर आ गया हमारा जीएसटी। जीएसटी हो गया हमारा, जी से हो गया हमारा वो जनरल ऑडिट टेक्निक्स, एस से हो गया हमारा स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स, और टी से हो गया हमारा टेक्नोलॉजी बेस्ड या फिर डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक्स। ठीक है, और हमारा सीएसटी से हो गया हमारा जो कि क्या होता है, एक तरीके से बेसिकली जो कि बनाया गया है ड्यू टू शॉर्टकमिंग्स ऑफ गैस, और ये कॉमन सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं। और फिर हमारा कैट से तो याद ही हमारे को कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, और फिर डेटा को हमारे को कहाँ देखना है, लेबोरेटरी में। तो मतलब कि डेटा हो गया डेटा माइनिंग टेक्निक्स, और लेबोरेटरी मतलब कि लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस। अब आ जाते हैं हम इन डिस्क्रिप्शन आ जाते हैं कि क्या क्या ये टेक्निक्स हमारी क्या क्या होती हैं। तो हमारे सबसे पहले हो गया हमारा जनरल ऑडिट टेक्निक। जनरल ऑडिट टेक्निक के अंदर एक ही टेक्निक आती है, वो होती है टेस्टिंग डिफेंसेस। टेस्टिंग डिफेंसेस क्या होता है, इसके ऊपर एक ओवरव्यू दे देते हैं कि बेसिकली टेस्टिंग डिफेंसेस में कुछ नहीं हो रहा होता है, एक तरीके से हम अपने आप को चोर की जगह रख के देख रहे होते हैं कि अब मान लो फॉर इंस्टेंस हमारे स्टडी रूम में से चोरी हो जाती है, कोई चीज चोरी हो जाती है, तो हम ये सोचेंगे कि चोर यहाँ पे आया कैसे। जैसे पूरा का पूरी जो वो थी बदला मूवी थी हमारी, इसी के ऊपर बेस्ड थी कहीं ना कहीं, कि हम वो जो वो है वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ये रख के देख रहा है कि चोर कैसे आया होगा, चोर कैसे चोरी करके गया होगा यहाँ पे से। तो मतलब क्या हो गया, टेस्टिंग डिफेंसेस। टेस्टिंग डिफेंसेस में हमारे को सिंपल सी बात है, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है, इट इज एन अटेम्प्ट। जो टेस्टिंग डिफेंस होता है वो क्या होता है, एक अटेम्प्ट होता है क्या करने के लिए, टू
टू सर्कमवेंट दीज डिफेंसेस योरसेल्फ, हमारे को सर्कमवेंट करना है अपने डिफेंसेस को अपने आप। ठीक है, तो क्या है हमारा, क्या इट इज एन अटेम्प्ट टू सर्कमवेंट दीज डिफेंसेस योरसेल्फ। और हमारे को साथ में क्या करना है, वी हैव टू दी, वो हमारे क्या, वो जो ऑडिटर है उसे अटेम्प्ट करना है, क्या चीज, वो अटेम्प्ट, ऑडिटर अटेम्प्ट टू पुट हिमसेल्फ इन दी शूज एंड थिंक लाइक दिस सस्पेक्ट। ठीक है, जो ऑडिटर होगा वो क्या करेगा, अटेम्प्ट करेगा क्या करने के लिए, पुट करेगा अपने आप को इन दी शूज एंड थिंक करेगा जस्ट लाइक एन सस्पेक्ट। अब आ जाते हैं हम स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स पे। स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स पे क्या होता है हमारा, दो चीजें आती हैं, दो तरीके होते हैं, एक तो ट्रेंड एनालिसिस, एक रेशो एनालिसिस। तो ट्रेंड एनालिसिस में हमारे को क्या याद रखना है, बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है कि एक ट्रेंड चला हुआ आ रहा होता है कहीं ना कहीं बिजनेस का। तो ट्रेंड क्या होता है हमारे को, यहाँ पे इस ट्रेंड को कैसे डिफाइन किया है कि बिजनेसेस के भी अपनी साइकिल्स एंड सीजन्स होती हैं, जो कि मोस्ट अकिन टू द नेचर होती हैं इटसेल्फ। मतलब कि जैसे कि एक नेचर के अंदर बदलाव आता रहता है, एक साइकिल होती है कि अभी सर्दी आएगी, अभी गर्मी आएगी, इसी तरीके से बिजनेस में भी एक साइकिल डेवलप हो जाती है। कि साइकिल कैसे डेवलप हो जाती है कि हमारे स्टार्टिंग के अप्रैल से लेके हमारे नवंबर तक तो सिर्फ और सिर्फ बुक्स बनेंगी, फिर हमारे नवंबर से लेके जनवरी तक बुक्स डिस्पैच होंगी, फिर कहीं ना कहीं मार्च में हमारा जो हमने डेटर्स हैं वो कलेक्शन करेंगे हम डेटर्स का, तो एक साइकिल बन जाती है। तो मतलब क्या हो गया, बिजनेस हैव साइकिल्स एंड सीजन्स मोस्ट अकिन टू द नेचर इटसेल्फ। और अब हमारे को उसमें से क्या ढूंढना है, कोई ना कोई ऐसी एक चीज जो कि हमें अटपटी लगे। कि अगर मान लीजिए डेटर का कलेक्शन है, मान लो डेटर का कलेक्शन पहले तो नहीं हो सकता ना, बाद में हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा डिस्पैच होने से पहले अगर हमारा डेटर का कलेक्शन हो रहा है तो मतलब कि वो तो कुछ गलत हो रहा है ना। तो क्या होगा, हमारा बिजनेसेस हैव साइकिल्स एंड वो साइकिल्स एंड सीजन्स मोस्ट अकिन टू द नेचर इटसेल्फ। और एक एक्सपेंस या फिर इवेंट हमारे को फाइंड करना है विद इन द बिजनेस, जो कि क्या कर सके, दैट वुड बी एनालॉगस टू अ स्नोई डे इन द मिडिल ऑफ द समर इज वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग। मतलब कि इसका क्या मतलब हो गया, एनालॉगस टू अ स्नोई डे इन द मिडिल ऑफ द समर की मतलब कि जैसे कि एक समर के बिल्कुल मिडिल समर के बीच में कोई स्नोई डे नहीं हो सकता, तो हमारे को इसी तरीके से कोई एक्सपेंस या फिर इवेंट ऐसा जो है वो जांचना पड़ेगा जो कि ऐसे अकर हो, तो मतलब कि वो वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग है। अगर वो कोई ऐसा जो एक्सपेंस या इवेंट है जो कि ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए था लेकिन एकदम से हो गया। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस में क्या होता है हमारा, हमारे को एक ही लाइन याद रखनी है कि फाइनेंशियल रेशोज जो होते हैं वो इंडिकेटर होते हैं किस चीज के, फाइनेंशियल हेल्थ के। जबकि की जो डेटा एनालिसिस रेशोज होते हैं मतलब वो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो फ्रॉड हेल्थ की इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल रेशोज आर द इंडिकेटर्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, वेयर एज डेटा एनालिसिस रेशोज आर द इंडिकेटर्स ऑफ द फ्रॉड हेल्थ। फिर आगे हमारा थर्ड पॉइंट, टेक्नोलॉजी बेस्ड या फिर डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक्स। इसमें क्या आता है हमारे कि हर, अब जैसे कि क्या होता है हर कहीं ना कहीं जो भी हम जैसे हर कोई ना कोई जहां पे भी हम चलते हैं रेत में तो फॉरेन एक फुटप्रिंट बन जाता है। इसी तरीके से हमारे को ये याद रखना है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड या फिर डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक्स में कि वो हर ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं क्या छोड़ देती है, एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ के जाती है। आजकल के कंप्यूटर ड्रिवन सोसाइटी में कहीं ना कहीं डिजिटल फुटप्रिंट रह ही जाता है। तो जैसे हम कहते हैं कि मोबाइल में कहीं ना कुछ डिजिटल फुटप्रिंट रह ही जाता है, कुछ ना कुछ तो वो निकाल ही लेते हैं उसके बेसिस पे। तो हमारे को ये याद रखना है, मतलब क्या हो गया हमारा, एवरी ट्रांजेक्शन लीव्स अ डिजिटल फुटप्रिंट इन टुडेज कंप्यूटर ड्रिवन सोसाइटी। Digital investigations can become quite complex and require support from the trained डिजिटल इन्वेस्टिगेटर्स। हमारे को ये याद रखना है कि डिजिटल इन्वेस्टिगेशंस क्या हो सकती हैं, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं और रिक्वायर कर सकती हैं ट्रेंड डिजिटल इन्वेस्टिगेशंस की। अगर मान लो कोई मोबाइल मिला तो कहीं ना कहीं जो एक ऑडिटर है हमारे आईसीआई के ऑडिटर, तो जाके उस मोबाइल में से डेटा नहीं निकाल सकता ना, अगर वो उसका डेटा जो है वो उड़ गया है। लेकिन हाँ, हमारे को हो सकता है ट्रेंड डिजिटल इन्वेस्टिगेटर की जरूरत पड़ जाए जो कि उस कॉम्प्लेक्स डेटा को बाहर निकाल दे। मतलब कि डिटेल्ड डिजिटल इन्वेस्टिगेशंस कैन बिकम क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम द ट्रेंड डिजिटल इन्वेस्टिगेशन से। ठीक है, अब ओपन सोर्स डिजिटल फॉरेंसिक टूल्स कौन कौन से अवेलेबल होते हैं, हमारे चार याद रखने हमारे को। एक तो क्रॉस ड्राइव एनालिसिस, लाइव एनालिसिस, मतलब कि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, लिव, मतलब कि हम जिंदगी जी रहे होते हैं, तो मतलब कि क्या हो गया, क्रॉस ड्राइव एनालिसिस, लिव एनालिसिस। और फिर क्या हो गया हमारा, डिलीटेड फाइल्स एंड MD5। अब MD5 क्या हो गया, गाड़ी का नाम है भैया, गाड़ी का नाम है MD5। जब MD5 हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो लिव कर रहे होते हैं और डिलीटेड फाइल्स, और हम अपने दिमाग में से वो भूल जाते हैं कि हमें क्या करना था, तो मतलब कि दिमाग में से हो गई डिलीटेड फाइल से। फिर आ गया हमारा वो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का। इसमें हमारे को बस एक ही लाइन याद रखनी है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट
टेक्निक्स क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ऑडिटर यूज करता है एज पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, क्या करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए डेटा ऑफ ऑडिट सिग्निफिकेंस जो कि कंटेन्ड होता है इन दी क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन हिम। फिर आगे हमारे जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर। जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक क्लास ऑफ कैट है, मतलब कि कैट है लिंक्ड टू जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर, और जो हमारा वो CST है वो लिंक्ड है जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर, मतलब कि गैस से, मतलब कैट से लिंक हुआ गैस और गैस से लिंक्ड हुआ CST। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, कैट वाला हमने बता दिया। अब हमारा जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक क्लास ऑफ कैट होता है जो कि अलाउ करता है ऑडिटर्स को क्या करने के लिए, डेटा एक्सट्रैक्शन करने के लिए, क्वेरिंग करने के लिए, मैनिपुलेशन करने के लिए, समराइजेशन एंड एनालिटिकल टास्क करने के लिए। ठीक है, एक ऑडिटर जो होता है वो फॉर्मुलेट कर सकता है अ रेंज ऑफ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस कर सकता है और व्हाट इफ सिनेरियोस भी डेवलप किए जा सकते हैं इस गैस के थ्रू। ठीक है, फिर आगे हमारा गैस इंक्लूड करते हैं क्या क्या, ऑडिट कमांड। इनमें जो ये लेटेस्ट वर्जन ऑफ गैस जो है वो इंक्लूड करते हैं हमारी 3 चीजें, क्या क्या, ACL, आइडिया और पैन ऑडिट। ठीक है, ACL क्या हो गया हमारा, ऑडिट कमांड लैंग्वेज, और आइडिया हो गया हमारा इंटरेक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस, एंड पैन ऑडिट। फिर आगे हमारा कॉमन सॉफ्टवेयर टूल्स। ये CST क्या होते हैं, ये जो ये CST है ये कैसे लाया गया, क्योंकि ये शॉर्ट कमिंग ऑफ गैस है, मतलब कि गैस से ये लिंक्ड हो गया। और ये जो है ये हमारे जैसे कि कौन कौन से इसके एग्जांपल है, हमारे को बस 3-4 एग्जांपल याद रखने हैं। स्प्रेडशीट्स होते हैं वो कॉमन सॉफ्टवेयर होते हैं, RDBS होता है, एक रिपोर्ट राइटर्स होते हैं, और साथ में ये जो ये होते हैं ये क्यों यूज किए जाते हैं कॉमन सॉफ्टवेयर टूल्स, ये इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि ये इंस्टेंट अवेलेबल होते हैं और लोअर कॉस्ट होती है इनकी। फिर आगे हमारा डेटा माइनिंग टेक्निक्स। ये क्या होता है हमारा, इट इज अ सेट ऑफ असिस्टेड टेक्निक्स जो कि डिजाइन किए जाते हैं ऑटोमेटिकली माइन, मतलब कि कोई भी बड़ा जो डेटा है उसे छोटा बनाने के लिए किया जाता है ये कहीं ना कहीं, या फिर बहुत सारे बड़े डेटा में से कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि एक माइन में किया जाता है, टू ऑटोमेटिकली माइन लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा फॉर न्यू हिडन और अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन और पैटर्न्स। फिर आता है हमारा लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस। इसमें हमारे को दो चीजों पे याद फोकस करना है, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स एंड प्रोटेक्शन या फिर वैलिडेशन ऑफ एविडेंस। ठीक है, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में हमारे को हार्ड डिस्क इमेजिंग, ईमेल एनालिसिस करते हैं हम, सर्च फॉर इरेज्ड फाइल्स करते हैं, मतलब कि देख कहीं ना कहीं क्या हो सकता है कि अगली बार क्वेश्चन आ सकता है कि ईमेल एनालिसिस पे कि हम ईमेल को एनालाइज करने लगे, तो क्या हो रहा है हमारा, कहीं ना कहीं हम लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कर रहे हैं। तो मतलब कि हार्ड डिस्क इमेजिंग अब तो होगी नहीं, वो हार्ड डिस्क इमेजिंग भी हो सकती है। फिर ईमेल एनालिसिस, सर्च फॉर द इरेज्ड फाइल्स की कोई इरेज्ड फाइल्स तो नहीं थी उन्हें सर्च कर रहे हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम एडिट कर रहे हैं ताकि कि एनालाइज कर सकें डेटा को। और प्रोटेक्शन या फिर वैलिडेशन ऑफ एविडेंस क्या है हमारा, ताकि कि हम क्या है, फिंगरप्रिंट एनालिसिस कर रहे हैं, इंक स्कैनिंग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डेटिंग कर रहे हैं और फॉर्जरीज देख रहे हैं। फिर हमारा क्या, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट। फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में वैसे तो कुछ नहीं है, बस हमारे को क्या याद रखना है, एक तो मेन फैक्टर्स की जो कि हमें कंसीडर किए जाने चाहिए जबकि कि हम प्रेजेंटेशन कर रहे हो रिटर्न रिपोर्ट्स का। तो क्या क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, नेचर ऑफ सब्जेक्ट या फिर एस्पेक्ट अप्रेज्ड फॉर हुम, किसके लिए हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं, क्या पर्पज है हमारा रिपोर्ट बनाने का, मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है, डायरेक्टिव्स एंड नीड्स क्या है, फॉरेंसिक ऑडिटर की क्या अप्रोच रही है, एक्सटेंट ऑफ डिटेल्स रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटी एंड द मैनेजमेंट, और हमारा सैंपल टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मतलब कि हमारे को क्या क्या इंक्लूड करना है जब हम फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं। तो एक तो एग्जीक्यूटिव समरी इंक्लूड करनी है, रिस्क एनालिसिस करना है, ऑडिट प्रोसेस करना है, एंड एविडेंस ऑफ रिस्क इवेंट्स करना है।